हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम मनीष है और आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूं, पॉलिटिकल साइंस का। एक वीडियो में सारी की सारी चीजें हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये पूरा पीडीएफ है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं ऐसे लिख लिख के भी आप सभी को सब चीज समझाऊंगा बहुत प्यार से, एंड आपको बहुत शिद्दत से हर चीज समझ में आएगा। तो एक एक चीज बहुत बखूबी हम लोग पढ़ेंगे। सो आइए और सीधा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, हमारा जो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है बाबू, उसका नाम है शीत युद्ध का दौर, यानी कि द कोल्ड वार एरा। यानी कि शीत युद्ध के बारे में पूरा पूरा हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं आज। लेकिन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम परिचय जानेंगे, फिर द्वितीय विश्व युद्ध को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि इस विश्व युद्ध के बाद ही शीत युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, फिर शीत युद्ध के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर क्यूबा का मिसाइल संकट, ये भी शीत युद्ध के दौरान ही सब चीज को जानेंगे। फिर सैनिक गठबंधन हुआ था, वार्सा संधि हुआ जिसमें नाटो, सेंटो और सीटो, ये सब के बारे में भी हम जानेंगे। एक ऐसा गठबंधन था जो कि देश को सुरक्षित करने के लिए, है ना, ये सब नियम आए थे, गठबंधन आए थे। तो हर चीज को अच्छे से समझेंगे। फिर अगला हम कुछ अन्य टॉपिक भी कवर कराएंगे। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो कि एक अलग आंदोलन चलाया गया था शीत युद्ध से हट के। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सब चीज को जानेंगे। तो हमारा चैप्टर आ चुका है और चैप्टर का परिचय करेंगे मेरे सखा, मेरे लाडलोस। तो अच्छे से समझना है, एक एक चीज को बहुत बखूबी तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले परिचय हम लोग जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले आइए हम परिचय जानते हैं। तो कह रहा है परिचय में राजनीति विज्ञान सबसे पहले क्या होता है इसको समझो, यानी कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। आप इसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको जानने का पूरा अधिकार है। ध्यान से देखिएगा, सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो राज्य, सरकार, शासन प्रणाली, राजनीति, मतलब संस्थाओं और विचारधाराओं या संविधान हो, चाहे कानून हो, चाहे नागरिक के अधिकार हो, कर्तव्य का अध्ययन कराती है। समझ में आ गया होगा। यानी कि राजनीति विज्ञान वह शाखा है, कह सकते हो, जिसमें हम राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में, राजनीति संस्थाओं के बारे में, विचारधाराओं के बारे में, संविधान के बारे में, कानून के बारे में, ठीक है, और नागरिकों के अधिकार, यानी आप भारत देश में हो तो आपका क्या अधिकार है, आपका क्या कर्तव्य है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी देश में सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है। जैसे सत्ता यानी सीएम हो गया, पीएम हो गया, एमएलए हो गया, इन सब की गद्दी आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे संचालित होती है। एक सीएम है तो कैसे अपने राज्य को संभालता है, एक पीएम है, प्रधानमंत्री है तो पूरे देश को कैसे संभालता है, कैसे वो संचालित करता है, और जनता के हित में कैसे उपयोगी की जाती है, मतलब कैसे उनके हक को, है ना, अच्छे तरीके से समझा जाता है, उनका जो अधिकार है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब कैसे उपयोग होता है, सब हमें राजनीतिक विज्ञान से ही जानने को मिलेगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजनीति विज्ञान क्या है। आगे हम जानने वाले हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, जो हमारा अगला टॉपिक है। राजनीति शब्द ग्रीक शब्द यानी कि पोलिस, पोलिस का मतलब होता है नगर या राज्य। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो राजनीति शब्द है ये ग्रीक शब्द है और पोलिस ले बना है। ठीक है, प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, जैसे छोटे छोटे नगर यानी जो छोटे छोटे शहर होते थे वो राज्य होते थे यूनान में। कहोगे ठीक है सर, जहां नागरिक स्वयं शासन में भाग लेते थे, उसी से राजनीति विज्ञान की अवधारणा विकसित हो गई थी। यानी कि वहां के जो लोग थे वो स्वयं शासन में भाग लेते थे, यानी कि आते थे, राज करते थे, ठीक है, लोगों के मत के अनुसार। ठीक है, और राजनीति विज्ञान की अवधारणा वहीं से विकसित हो गई कि राजनीति विज्ञान है क्या, इसकी अवधारणाएं है कि इसके महत्व है क्या। फिर उसके बाद सत्ता, राज्य, सिंहासन, ये सब चीजों का विस्तार होने लगा। कहोगे ठीक है, हमें समझ में आ गया राजनीति विज्ञान है क्या, पोलिस शब्द से बना है। ठीक है, पोलिस शब्द का मतलब होता है छोटा, हाँ कह सकते हो, नगर या शहर या राज्य, है ना। तो पोलिस ले हमारा राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स बना है, यानी कि पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस बना है, ऐसे आप कह सकते हो। नॉर्मल तरीके से हर चीज को जब आप स्टेप वाइज पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल मजा आता है लाडलोस, याद रखना लाडलियोस। ठीक है, तुम लोग मेरे सुकून हो एक तरीके से यार। तो मैं आप सभी के साथ हमेशा रहूंगा, ध्यान से बस एक एक टॉपिक को समझिएगा। अगला है राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो राजनीति विज्ञान तो है, लेकिन उसका मतलब पॉलिटिकल साइंस तो है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो राज्य और सरकार की संरचना को समझना, मतलब राज्य हो या सरकार हो, वो कैसे बन रहा है, उसकी संरचना कैसे हो रही है, उसको समझना। ठीक है। सत्ता यानी पावर के वितरण और उपयोग का अध्ययन, जैसे सत्ता किसके हाथों में है, उसका यूज कैसे हो रहा है, उसके बारे में। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी देना, यानी नागरिक का क्या अधिकार है, उसका क्या कर्तव्य है, उसकी जानकारी हमें पॉलिटिकल साइंस से मिलती है। न्याय क्या है, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की रक्षा करना। तो ये सब मुख्य उद्देश्य है राजनीति के। ठीक है। पहला, राज्य सरकार की संरचना, सत्ता वितरण या उपयोग, मतलब नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी, और न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की रक्षा करना। अब हमारा एक्चुअल में टॉपिक स्टार्ट होता है, जो हमारा चैप्टर है, यानी कि शीत युद्ध। लेकिन शीत युद्ध से पहले हमें जानना होगा दूसरे विश्व युद्ध के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बाबू। अब अच्छे से समझो, यहाँ पर ध्यान दो। द्वितीय विश्व युद्ध है, कहोगे ठीक है सर, 1 सितंबर से लेकर 1939, यानी 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर, ठीक है, 45 तक चला था, यानी टोटल 6 साल तक का युद्ध चला था। अपने दिमाग में रखना डेट को। ठीक है। किनके बीच में हुआ था, तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। अच्छा, मित्र राष्ट्र मतलब यूके, USSR मतलब सोवियत संघ, यूएसए मतलब अमेरिका, चीन और फ्रांस, ये सब मित्र राष्ट्र के अंदर, मतलब जो देश थे वो सहायता करते थे लड़ने के लिए, मतलब इतने सारे देश मिलके, है ना, लड़ाई किए। और फिर इधर धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान, मतलब इन दोनों गुटों के अंदर में लड़ाई हुआ था। 6 साल तक ये युद्ध चला था। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा दूसरा विश्व युद्ध के बारे में। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेंगे, तो यहाँ पर पूरा सारी चीजें है कि यह युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ले लेके, मतलब जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से शुरू हुआ था। यानी कि इस डेट को, यानी जो पहला डेट आपको दिख रहा है, जर्मनी ने आक्रमण किया था पोलैंड पे। मतलब ये जो डेट दिख रहा है, इस डेट में आप कह सकते हो कि जो जर्मनी है उसने पोलैंड पे क्या किया था, आक्रमण किया था। कहोगे ठीक है, अच्छे से हमें समझ में आ गया सर। ठीक है। 2 सितंबर 1945 को जापान आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। मतलब 2 सितंबर 1945 को युद्ध समाप्त हो गया। जापान ने ही खुद क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया। जापान ही था जिसने पोलैंड पे आक्रमण किया था। युद्ध शुरू हो गया, लेकिन फिर जापान ही था जिसने आत्मसमर्पण किया और युद्ध खत्म भी हो गया। डेट याद रख लेना। ठीक है। यह युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला। दुनिया के अधिकांश देश इसमें शामिल हुए। यह मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। यानी मानव यानी कि लोगों के बीच में, आदमी के बीच में सबसे भीषण युद्ध, सबसे विनाशकारी युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध माना जाता है, जो कि 6 साल तक चला था। एक जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, उसके कारण ये युद्ध शुरू हुआ। फिर जर्मनी ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। कहोगे समझ में आ गया सर। मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा, हर चीज याद कराते चलूंगा, बस बेहतर तरीके से चीजों को करते चलिएगा। ठीक है। यह युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र नामक 2 गुटों के बीच में हुआ था। कहोगे हाँ सर पता है। मित्र राष्ट्र क्या है? मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य धुरी राष्ट्रों के आक्रामक विस्तार को रोकना और विश्व युद्ध में शांति स्थापित करना था। याद रख लेना, मतलब मित्र राष्ट्र विश्व में शांति स्थापित करना चाहते थे। ठीक है। मित्र राष्ट्रों के प्रमुख सदस्य थे, मतलब मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? ऐसे तो आपको पता है, अमेरिका था, सोवियत संघ था, चीन था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देख लो, जैसे कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम था, सोवियत संघ था, फिर अमेरिका था, फिर चीन था और फ्रांस था। कहोगे ठीक है। ये मित्र राष्ट्र के सदस्य थे। ऑब्जेक्टिव में देता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इन देशों ने मिलकर जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ युद्ध लड़ा था, क्योंकि जापान, ठीक है, और इटली और जर्मनी, ठीक है, याद रख लेना, ये सब विरोधी थे किसके? मित्र राष्ट्र के। मतलब जैसे हो सके वैसे याद करने का पूरा कोशिश करेंगे हम लोग। धुरी राष्ट्र में धुरी राष्ट्र विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, है ना, विस्तारवादी नीति अपना रहे थे, क्योंकि जर्मनी ही न था जो कि आक्रमण किया था किस पे? पोलैंड पे। कहोगे हाजी सर। तो ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग अपना प्रभुत्व, मतलब हम लोग स्वामी बन जाएंगे इस युद्ध के बाद, सबको हरा देंगे और हम लोग राजा बन जाएंगे, हर देश पर राज्य करेंगे। इस तरीके से इन लोगों का शौक था। धुरी राष्ट्र, इसमें जर्मनी, इटली और जापान आते हैं। ये तीनों, ठीक है, राष्ट्रों ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा था। कहोगे ठीक है। लेकिन जर्मनी में हिटलर, ध्यान देखो ये 3 देश थे, जर्मनी, इटली, जापान। कहोगे ठीक है। तो जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी और जापान की सैन्य सरकार ने मिलकर एक गुट बनाया था। याद रख लेना, पूछेगा जर्मनी में कौन था? हिटलर था। ठीक है। उसके बाद इटली से कौन था? तो इटली से मुसोलिनी था।
और जापान का जो सैन्य सरकार था, मतलब सेना से संबंधित जो सरकार था, वो इन तीनों ने मिलकर एक गुट बनाया, धुरी राष्ट्र। ठीक है, क्या बनाया? धुरी राष्ट्र संगठन बनाया और किस पे? मित्र राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया, है ना। अब आगे ध्यान से देखो, अमेरिका द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। मतलब जो मित्र देश की ओर से था, कौन? अमेरिका। कौन? अमेरिका। इसने ना 2 दिन, ठीक है, एगो 6 और एगो 9, क्या है? अगस्त, याद रख लेना। 6 अगस्त, फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को ही बम फोड़ दिया। कौन सा बम फोड़ा भाई साहब? तो याद रख लेना भाई साहब, परमाणु बम फोड़ा था। किस पे? हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। जापान में 2 जगह है, हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर बम पटक दिया। ठीक है, 6 को और 9 अगस्त को 1945 में, और इसी के साथ 1945 में ये विश्व युद्ध खत्म हो गया था 2 सितंबर को। तो कहोगे ठीक है, हमें दूसरा विश्व युद्ध के बारे में समझ में आ गया। कुछ और डिटेल है जो कि आप याद करोगे, फिर मैं लिख के भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम फेंका था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम फेंका था, जो कि जापान का ही एक जगह था। कहोगे ठीक है। इन बमों से भारी जनधन की हानि हुई, मतलब जो भैया धुरी राष्ट्र है बहुत नाश हुआ। ठीक है, कहोगे ठीक है, मतलब जापान का बहुत नाश हुआ, लाखों लोग मारे गए और इसके बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब घोषणा कर दिया कि हम लोग हार मानते हैं भाई, हम लोग अब हाथ उठा दिए हैं, अब हम लोग कोई आक्रमण नहीं करेंगे। और 2 सितंबर 1945 को औपचारिक रूप से युद्ध समाप्त हो गया। मतलब सरेंडर कब किया था? याद रखना, 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण किया, फिर 15 से 17 दिन बाद 2 सितंबर 1945 को पूरे तरीके से विश्व युद्ध समाप्त हो गया। कहिएगा ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। क्या आ गया कि ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो मित्र राष्ट्र है, ठीक है, जहां अमेरिका है, इसने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या करा? परमाणु बम फेंक दिया, परमाणु बम फेंक दिया, जिसके कारण 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है, धुरी राष्ट्र। और 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। कहोगे ठीक है, हर डेट हमें याद हो गया सर। अब ये तो दूसरा विश्व युद्ध समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो कि इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हरा दिया। हाँ, ये तो बात सही है। युद्ध के अंत में जर्मनी को पराजय स्वीकार करनी पड़ी, मतलब जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों थे ना धुरी राष्ट्र में। कहोगे हाँ, तो मतलब जर्मनी को पराजय स्वीकार करनी पड़ी, मतलब जर्मनी को हार मानना पड़ गया। और इटली, जो कि मुसोलिनी इसकी तरफ से था शामिल, है ना, उसका सत्ता जो था, उसका जो राज सिंहासन था वो खत्म हो गया, मतलब इटली का जो राजा था उसका राज्य खत्म हो गया। जर्मनी ने पराजय स्वीकार कर ली और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब तीनों लोगों को बहुत बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही ये, है ना, मित्र राष्ट्र विजय हो गया। अब मेन हमें जानना है शीत युद्ध के बारे में। किसके बारे में जानना है? शीत युद्ध के बारे में जानना है और अच्छे तरीके से जानना है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको शीत युद्ध के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि शीत युद्ध एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो जो शीत युद्ध है मेरे भाई, वो 1945 ले लेके और 1991 तक चला था। ये शीत युद्ध क्या है? जैसे दूसरा विश्व युद्ध था, है ना, सेकेंड युद्ध जो था वो 1945 में खत्म हो गया। कहोगे ठीक है, लेकिन 1945 में ही एक चीज नई आई जो कि थी शीत युद्ध। और ये किसके किसके बीच में हुई? अमेरिका के बीच में हो गई और सोवियत संघ के बीच में हो गई। कहोगे, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा मेरे भाई, मेरे लाडलोस, ये दोनों तो एक ही यानी मित्र राष्ट्र में ही थे ना जब दूसरा विश्व युद्ध लड़े थे। हाँ, लेकिन दोनों में फिर बाद में हड़कंप मचा। एक तरीके से दोनों अपने आप को बलशाली साबित करने के लिए, मैं सबसे ज्यादा शक्तिमान हूँ, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, इस चक्कर में ये दोनों देश अलग हो गए और इन दोनों के, है ना, मध्य शीत युद्ध हो गया। अच्छा, ये शीत युद्ध क्या होता है? ऐसा लगता है इसमें कि आक्रमण होगा, बमबारी होगा, मतलब ये क्या होता है? मन में चलने वाली चीज है। तो शीत युद्ध कोई एक्चुअल में युद्ध नहीं हुआ था, बमबारी नहीं हुई थी, लड़ाई नहीं हुई थी, ये मन में चलने वाला युद्ध था। अमेरिका को लगता था सोवियत संघ अब आक्रमण कर देगा, सोवियत संघ को लगता था अमेरिका, और इन दोनों में ये चलता रहा 45 से लेकर 91 तक चला था, मतलब टोटल 46 साल।
टोटल 46 साल ये युद्ध मरने में लोगों के चलता रहा, है ना। दोनों देश के लोग डरे हुए थे। ठीक है, अब ध्यान से समझने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको शीत युद्ध समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, शीत युद्ध वह तनावपूर्ण स्थिति थी, मतलब लोगों को एंजाइटी टेंशन वेंशन होने लगी थी। तो शीत युद्ध वह तनावपूर्ण स्थिति थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में उत्पन्न हो गई। मतलब यूएसए यानी अमेरिका के बीच में और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के बीच में ये उत्पन्न हो गई थी, है ना। थोड़ा सा डेफिनेशन जानते हैं। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाती है कि युद्ध होने की पूरी संभावना दिखाई दे, युद्ध का डर, तनाव और संघर्ष और प्रतिस्पर्धा जैसा लगने लगे, ठीक है, तो ठीक है, मतलब वास्तव में सीधा युद्ध ना होता है ना, तो उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। मतलब एक्चुअल में दोनों देश के बीच में युद्ध नहीं हुआ, लेकिन लोगों, दोनों देशों के लोगों को लगने लगा कि भाई कभी भी हो सकता है। दोनों देश तैयार थे, बस एक दूसरे का, ठीक है, इंतजार में थे कि वो आक्रमण करेगा तो हम भी कर देंगे। ऐसा तनावपूर्ण स्थिति था, दोनों देश पूरे के पूरे टेंशन में थे और दोनों देशों ने और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश को अपने मतलब अपने में शामिल करना शुरू कर दिया, मजबूत बनने के लिए। कभी लड़ाई हुआ तो आप मेरे तरफ से आना, आप मेरे तरफ से आना। अमेरिका ने देश जुटाना शुरू कर दिया, मतलब अपने में जोड़ना शुरू कर दिया, सोवियत संघ ने, ठीक है। इस तरीके से दोनों देशों ने कहा ठीक है सर। इसमें युद्ध की आशंका रहती है, मतलब शीत युद्ध में युद्ध की आकांक्षा रहती है, मतलब आशंका जैसे होता है ना, कंफ्यूजन जैसे होता है लोगों को, या होप रहता है, आशा रहता है कि युद्ध हो सकता है। हथियारों की होड़ चलती है, मतलब दोनों हथियार सजाते हैं, धजाते हैं, तैयार करते हैं, और ना मतलब वैचारिक संघर्ष होता है, मन में टेंशन होते रहता है, लोग वैचारिक करते, बात करते रहते हैं, ये सब चीजें। परंतु प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता, मतलब सामने से युद्ध नहीं होता है, वो शीत युद्ध कहलाता है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे शीत युद्ध के, जरा ध्यान से देखना। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन 1945 में ही ये शुरू हो गया भाई, ठीक है। या 1945 के बाद प्रारंभ हुआ। यह युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ। कहोगे हाँ, मतलब युद्ध हुआ नहीं एक्चुअल में, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति थी ना, तो दोनों के बीच में मानी जाती है। शीत युद्ध लगभग 1945 से 91 तक चला। शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण सोवियत संघ का 1991 में विघटन था, मतलब सोवियत संघ का लास्ट में विघटन हो गया, इसलिए युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध, ठीक है। लोग फिर फ्री हो गए, टेंशन वेंशन नहीं लेते थे। शीत युद्ध शुरू होने के कारण क्या थे, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ में ये शीत युद्ध एक्चुअल में शुरू क्यों हुआ लाडले, बता। तो ध्यान से देखना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्ति उभर कर सामने आई। मतलब जब सेकेंड है ना वर्ल्ड वार खत्म हो गया, तो दो देश आमने सामने आए, ठीक है, याद रख लेना, महाशक्ति बनने के चक्कर में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो देश आमने सामने आए, महाशक्ति अपने आप को बनाने के, है ना, तौर तरीके को लेकर, अपने मन में ऐसा वहम लेकर। इन दोनों के बीच आपसी अविश्वास, प्रतिस्पर्धा और विचारों के टकराव के कारण शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जैसे शीत युद्ध शुरू हुआ ना, इसके कारण बहुत ही ज्यादा है। देखो, विचारों में मतभेद, मतलब दोनों के विचार अलग अलग थे। अमेरिका का विचार अलग था, सोवियत संघ का विचार अलग था, इसलिए भैया शीत युद्ध कह सकते हो सकता है। शीत युद्ध में सबसे बड़ा कारण दोनों देशों की विचारधाराएं थी, मतलब सोच थी, दोनों के सोच में अंतर था, दोनों के बातों में अंतर था, कह सकते हो विचारधारा में अंतर था। सबसे पहला पूंजीवादी विचारधारा और एक समाजवादी विचारधारा। ध्यान से देखना, इसका समर्थन अमेरिका करता था, मतलब अमेरिका क्या है, पूंजीवादी है, याद रख लेना, अमेरिका पूंजीवादी को समर्थन देता है, ठीक है। और यूएसएसआर जो है यानी सोवियत संघ जो है वो समाजवादी को देता है, किसको, वो समाजवादी को समर्थन देता है। एक्चुअल में दोनों चीज है क्या भाई, समझो। पूंजीवादी क्या होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब पूंजीवादी जिसमें लोग जितना मन उतना धन संपत्ति बना सकते हैं, उन्हीं का उस पर अधिकार रहेगा, सरकार का अधिकार नहीं हो सकता, याद रखना। वो कितना भी पैसा बना सकता है, वो 1 नंबर काम करे, 2 नंबर काम करे, तो निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी का मतलब स्वयं का अधिकार होता है, जो व्यक्ति का जो चीज है, उद्योग हो, व्यापार हो या संपत्ति हो, केवल उसी का उस पर अधिकार हो सकता है। जैसे इलोन मस्क को देख लो, अमेरिका में उसी का ना है, सरकार थोड़ा ना कहती है कि मेरा है ऐसा वैसा, नहीं, सरकार कभी भी दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि अमेरिका किसको मानता है, पूंजीवादी को मानता है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम कहोगे, ठीक है। तो पूंजीवादी आपको समझ में आ गया कि एक व्यक्ति जितना मन उतना व्यापार कर सकता है, जितना मन उतना पैसा कमा सकता है। वहीं समाजवादी क्या होता है, इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों
कारखानों, उद्योग आदि पर सरकार या समाज का भी नियंत्रण होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कारखाना खोल दिया, उद्योग का बिजनेस करने लगा, व्यापार करने लगा, उस पर सरकार का भी हक होता है, टैक्स लेता है, बहुत सारी चीजें, बहुत नियम लगाता है, पास करता है। कहोगे हाँ जी सर। तो समाजवादी में लोगों का, सरकार का भी हक होता है, ठीक है, लेकिन पूंजीवादी में नहीं होता। कहोगे ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। तो आपने देखा कि पूंजीवादी विचारधारा को कौन मानता है? अमेरिका। कहोगे ठीक है, मतलब निजी संपत्ति जितना मन उतना बना सकते हो। इसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वयं मालिक होता है, सरकार लोग नहीं आएगा, समाज यानी कि लोग नहीं आएंगे, ठीक है। निजी क्षेत्र को महत्व दिया जाता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब एक आदमी जितना मन उतना जमीन ले रहा है, जितना मन उतना बिजनेस कर रहा है, ये सब चीजें। बाजार आधारित व्यवस्था होती है, ये बाजार आधारित व्यवस्था होती है, ठीक है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अधिकतर से अधिक देश पूंजीवादी व्यवस्था अपनाए। मतलब अमेरिका क्या चाहता था कि सब लोग पूंजीवादी व्यवस्था को अपना ले, लेकिन हमारा भारत दोनों है, समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है, याद रख लेना, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित, है ना, याद रख लेना, मतलब विचारधारा। कहोगे ठीक है, ना समाजवादी ना पूंजीवादी, यानी दोनों को मिलाकर, ठीक है। कहोगे ठीक है, यानी कि आपको पूंजीवादी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, समाजवादी क्या होता है समझ लो। इसका समर्थन सोवियत संघ करता था, यानी समाजवादी का। इसमें संपत्ति संसाधनों पर सरकार का भी नियंत्रण होता है, आदमी का भी होता है, जिसका है, सरकार का भी उस पर नियंत्रण होता है। समानता, वर्गहीन समाज की स्थापना पर जोर दिया जाता है। कहोगे ठीक है। सोवियत संघ चाहता था कि दुनिया के अधिक से अधिक देश समाजवादी व्यवस्था को अपना ले, मतलब जिसपे सरकार का भी अधिकार हो, लोगों का भी अधिकार हो। कहोगे हाँ जी सर, ठीक है। दोनों की विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि भैया अमेरिका कुछ और चाहता था, सोवियत संघ दो कुछ और चाहता था। दोनों को डर था कि यदि दूसरा देश अपनी विचारधारा फैलाने में सफल हो गया, है ना, तो भैया उसका प्रभाव कम हो जाएगा। मतलब अगर मान लो अमेरिका अपना पूरा का पूरा फैला लिया सब देश में पूंजीवादी व्यवस्था को, तो भैया ये तो सोवियत संघ कमजोर पड़ जाएगा ना। और सोवियत संघ ने मान लो फैला दिया पूरे के पूरे समाजवादी व्यवस्था को हर देश में, तो भैया फिर अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा ना जी। कहोगे हाँ सर, समझ गया, ठीक है। तो इसी कारण दोनों के बीच तनाव और अविश्वास बढ़ता चला गया। तनाव मतलब टेंशन बढ़ता चला गया, और अमेरिका मतलब USSR पे, मतलब सोवियत संघ पे विश्वास नहीं करने लगा, और जो सोवियत संघ है वो अमेरिका पे विश्वास नहीं करने लगा। मतलब दोनों का विश्वास खत्म हो गया एक दूसरे के प्रति, जो पहले हुआ करता था विश्व युद्ध के दौरान, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान। कहोगे हाँ सर, अब सब चीज क्लियर हो रहा है। क्या लाडले, मजा आ रहा ना क्लास में? आएगा, ठीक है। मेरे से पढ़ो ना यार पॉलिटिक्स, क्या है टेंशन ले रहे हो? हर चीज आपको समझाऊंगा बहुत प्यार से, है ना, सब चीज आपको पढ़ा दूंगा। अगर एक और चीज, जो बच्चा मेरा स्पोकन बैच नहीं लिया है, अपने दोस्तों को बोल दो आप लोग भी ले लो, ठीक है। क्या कर रहे हो यार, देखो 299 में हमारा स्पोकन बैच है, ठीक है। आप जाओगे अच्छे तरीके से मिल जाएगा एक विकल्प ऐप पे। अगर आपको भैया नहीं लेने आता है, आप मेरे पे मैसेज करो, ठीक है। 83 17 73 96 और 73, ये आप लोगों को तो नंबर पता ही है। कहोगे हाँ जी सर, तो अच्छे तरीके से इस नंबर पे आप मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको इस स्पोकन बैच में जोड़ दूंगा, और वहाँ पर इंग्लिश बोलना मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। तो काहेला वक्त जाहिर किया। कहोगे समझ में आ गया। दूसरा कारण क्या था कि जिससे वो लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहते थे? तो दूसरा जो कारण था वो था महाशक्ति बनने की होड़। मतलब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, मैं पावर रिवरली तैयार करना चाहता हूँ, मतलब ऐसा सोचते थे। तृतीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के कई देशों मतलब कमजोर हो चुके थे, है ना। इस स्थिति में अमेरिका चाहता था पूरी दुनिया में उसका प्रभाव और दबदबा स्थापित हो जाए। सोवियत संघ भी विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। मतलब दोनों देश चाहते थे कि वो शक्तिशाली हो जाए विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अब दोनों देश के बारे में जानते हैं। अधिक से अधिक देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे। मतलब अमेरिका भी चाहता था कि ढेर सारा देश मेरे अंदर आ जाए, मतलब मेरे में शामिल हो जाए, और सोवियत संघ भी वही चाहता था। सैन्य शक्ति, परमाणु हथियार की होड़ में शामिल हो गए। मतलब ये लोग सैन्य जुटाने लगे कि मेरे पास ज्यादा सैनिक होगा, फिर मेरे पास परमाणु हथियार बहुत ज्यादा होगा। इधर अमेरिका, इधर सोवियत संघ, दोनों एक काम करने लगे, अपने अपने गुट यानी ब्लॉक बनाने लगे ये लोग। मतलब इस प्रतिस्पर्धा यानी इस कंपटीशन से ऐसा वातावरण बन गया कि कभी कभी दोनों के बीच युद्ध हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। यही स्थिति आगे चलकर शीत युद्ध कहलाई। मतलब ऐसा लगता था ना ये दोनों देश लड़ेगा, और जब दो देश लड़ेगा ना, इतना खतरनाक, क्योंकि अपने अंदर ढेर सारे देशों को जोड़ लिए है, तो पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा एक तरीके से। ना सोवियत संघ रहेगा ना अमेरिका रहेगा, इसके साथ जो जो देश जुड़ रहा है, तो इतने लोगों के पास परमाणु हथियार थे, इतने सारे मतलब टेक्नोलॉजी था लोगों के पास, लड़ता तो साफा विनाश हो जाता, दोनों देश खत्म। निष्कर्ष क्या निकाला गया शीत युद्ध का? देखो शीत युद्ध के मुख्य कारण
पूंजीवाद और समाजवाद की टकराती विचारधारा, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग अलग होती हैं और इन दोनों की विचारधारा टकराती हुई दिखाई दे रही थी, है ना। पहला तो ये चीज होगा। दूसरा कारण था कि विश्व में महाशक्ति बनने की होड़। ये दोनों देश चाहते थे कि अपने आप को शक्तिशाली बना दे। आपसी अविश्वास और सुरक्षा की चिंता, दोनों को लगती थी सुरक्षा की चिंता बहुत ज्यादा रहती थी कि दूसरा देश हम पे अटैक न करते, हम उस पर अटैक कर देंगे तो उसका, तो आपसी अविश्वास हो गया। मतलब बिलीव नहीं करने लगे भाई, एक दूसरे पे लोग बिलीव नहीं करते थे। इन्हीं कारणों से 1945 के बाद विश्व को दो गुटों में बांट दिया गया। लगभग 1991 तक ये शीत युद्ध की स्थिति बनी रहे। कहोगे ठीक है ना। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, वैसे शीत युद्ध के बारे में आपने बहुत प्यार से समझ लिया है, हर चीज समझ लिया। कहोगे हाँ जी सर मजा आ गया, शीत युद्ध समझ में आ गया, कब स्टार्ट हुआ, किसके बीच में स्टार्ट हुआ, ठीक है, सब चीज आपने समझ लिया है। दो ध्रुवीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। अब दो ध्रुवीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, एक क्या है, बिगिनिंग ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में एक नई व्यवस्था उभरी जिसे दो ध्रुवीय विश्व युद्ध कहा गया। इसमें विश्व को दो महाशक्ति के नेतृत्व में दो गुटों में विभाजित हो गया। एक ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा ध्रुव सोवियत संघ। मतलब वही शीत युद्ध के बारे में अच्छे से बता रहा है, ठीक है। विश्व को दो गुटों में विभाजन कर दिया गया, मतलब विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया, पूरे दुनिया के देश दो गुटों में हो गए, ठीक है। दोनों महाशक्तियां विश्व के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। दुनिया स्पष्ट रूप से दो गुटों में बट गई। जैसे मान लो एक तरफ यूएसएसआर सोवियत संघ और एक तरफ अमेरिका, इधर कुछ देश जुड़ने लगे इसके साथ, इसके साथ भी देश जुड़ने लगे, इसके साथ देश जुड़ने लगे, ठीक है, और इसके साथ बहुत सारे देश जुड़ने लगे। तो भैया पूरा का पूरा दुनिया ही दो भागों में बट गया। कहोगे ठीक है सर, ठीक है। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका का साथ देने लगे। मतलब अमेरिका का साथ देने वाले कौन थे, पश्चिम देश के जितने भी देश थे सब अमेरिका का साथ देने लगे, और पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों ने सोवियत संघ का साथ दिया। मतलब पूरब, याद रख लो, तो पूरब के जितने देश थे सब यूएसएसआर के साथ हो गए, और पश्चिम के जितने भी देश थे सब यूएसए यानी अमेरिका के साथ हो गए। इस प्रकार विश्व दो भागों में बट गया। पश्चिम गुट है ना, जिसको अमेरिका समर्थन मिला, और एक पूरब गुट जिसको सोवियत संघ का समर्थन मिला। मतलब जो देश पूरब की ओर जुड़ते गए उसको सोवियत संघ ने कहा कि हम समर्थन देंगे, और जो पश्चिम की ओर जितने देश थे सब अमेरिका की ओर जुड़ते चले गए, तो अमेरिका ने कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे, ठीक है। तो सब लोग इस तरीके से बट गए। तो याद रख लेना कि जो पश्चिम के लोग थे, जो देश थे, वो कहाँ आ गए, यूएसए मतलब अमेरिका की ओर, और जो पूरब के देश थे वो कहाँ आ गए, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए याद रख लेना। ऐसी स्थिति में छोटे और नौ स्वतंत्र देशों के सामने मुख्यतः दो रास्ते थे। अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति से जुड़ जाना, उस गुट में शामिल होकर सैन्य सुरक्षा प्राप्त करना, बदले में हथियार, आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग मिलना। मतलब देश जो भी, मतलब 9 स्वतंत्र देश थे, मतलब जो नए नए आजाद हुए देश थे, जो विकासशील के प्रगति पे थे, मतलब अपने आप को जो विकास कर सकते थे, छोटे छोटे जो देश थे, वो सभी ने साथ देना शुरू कर दिया कि हम लोग साथ देंगे तो हम लोगों को भी सैन्य शक्ति मिल सकता है, ठीक है, आर्थिक सहायता भी मिलेगा, ऐसा सोचते थे। बदले में हथियार मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगा, तकनीकी सहयोग भी मिलेगा, टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग हम लोग को मत मिलेगा। तो इस मजबूरी में लोगों ने, है ना, अपना देश का चयन किया, शामिल हो गए, मतलब सपोर्ट करने लगे दोनों महाशक्तियों का। इस प्रकार महाशक्तियों के नेतृत्व में पूरी दुनिया दो खेमों में विभाजित हो गई। सोचो, पूरी दुनिया दो भागों में बट गई इस विश्व युद्ध, है ना, के दौरान, यानी शीत युद्ध के दौरान। अवरोध क्या आया, मतलब डिटरेंस क्या आया, रोक और संतुलन की नीति। अब देखो, इसको रोकने के लिए भी कुछ नीतियां बनाई गई, भाई साहब बननी चाहिए ना। अब पूरा देश दो भागों में बट गया है, कहोगे ठीक है। करा परमाणु हथियारों के विकास के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा, मतलब परमाणु हथियार तो बनने लगी, बहुत सारे परमाणु हथियार तैयार कर दे गए, तो भैया प्रश्न तो उठना बनता है। तो प्रश्न उठा, यदि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध हो जाए तो विजेता कौन होगा। उत्तर था कोई नहीं। अगर अमेरिका और सोवियत संघ लड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार बहुत ज्यादा है, तो भैया कौन विजेता होगा। अरे कोई विजेता नहीं होगा रे, सब दोनों तरफ का आदमी है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोनों देशों के पास इतने परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को पूरे तरीके से नष्ट कर सकते थे। यह स्थिति को परमाणु संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर का अवरोध कहा गया। याद रख लेना, तो यह याद रख लेना, परमाणु संतुलन इसे ही कहा गया, ठीक है, कहोगे ठीक है।
दोनों महाशक्तियों ने समझ लिया कि यदि युद्ध हुआ तो दोनों का विनाश निश्चित है, इसलिए उन्होंने सीधे युद्ध से बचने और युद्ध रोकथाम की नीति अपनाई। यानी कि भैया है ना, इसी कारण शीत युद्ध के दौरान तनाव तो रहा, परंतु प्रत्यक्ष रूप से परमाणु हथियार का युद्ध नहीं हुआ। मतलब दोनों देशों ने फिर धीरे धीरे करके इस युद्ध को समाप्त किया था। छोटे देशों का महत्व क्या था भैया इस शीत युद्ध के, ठीक है, युद्ध में छोटे छोटे देश तो समर्थन किए, अमेरिका का अलग से और सोवियत संघ का अलग से। सोवियत संघ के पूर्व के सारे देश, पश्चिम के सारे देश अमेरिका के, तो भैया इस तरीके से साथ दिया लोगों ने। तो छोटे छोटे देशों का क्या महत्व रहा, ध्यान से देखना। शीत युद्ध के दौरान छोटे और विकासशील देशों, है ना, महाशक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। मतलब जो छोटे छोटे देश थे मेरे, जो विकासशील देश थे, मतलब जो आगे बढ़ रहे थे, ये महाशक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बनते चले गए जो देश थे जिनके साथ जुड़े, कहोगे ठीक है। पहला था प्राकृतिक संसाधन। छोटे देशों में तेल, खनिज और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध थे। इन संसाधनों पर नियंत्रण महाशक्तियों के लिए लाभदायक था। यानी मान लो अमेरिका के अंदर कोई देश जुड़ गया, उसके पास तेल निकलता है, खनिज निकलता है जमीन से, लोहा, ठीक है, आयरन, मतलब आयरन वहीं हो गया, मिनरल्स निकलते हैं, तेल, डीजल, पेट्रोल, सब चीज निकलता है खनिज के रूप में। तो ये महत्वपूर्ण था ना भाई संसाधन के रूप में, कहोगे हाँ जी सर। तो मान लो ये नियंत्रण महाशक्ति करने लगे तो लोगों को फायदा था ना। जैसे मान लो अमेरिका के और कुछ देश जुड़े, कहोगे हाँ सर पश्चिम के, तो भैया उन लोगों के पास ये सब चीजें मिलती है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, महाशक्ति अमेरिका करेगा, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे देश आ रहे हैं, भैया सबको कंट्रोल में रखेगा ना। कहोगे हाँ सर इतना तो हम समझ रहे हैं। तो पहला प्राकृतिक संसाधन पे कंट्रोल हो जाएगा इन महाशक्तियों का। दूसरा सामरिक महत्व, यानी कि स्ट्रेटजीज इंपोर्टेंस। छोटे छोटे देश भू क्षेत्र का उपयोग सेना और हथियारों के संचालन के लिए किया जाता था, तो वहां से दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रख सकता था। यानी जो महाशक्ति है, जो बड़ा बड़ा देश है, वो इन छोटे देशों के माध्यम से इन लोगों के क्षेत्रों का उपयोग करके, जगहों का उपयोग करके अपने दुश्मन पे नजर रख सकता था, तो इसलिए भी फायदा था। और तीसरा सैनिक ठिकाने। महाशक्ति छोटे छोटे देशों में सैनिक अड्डे बनाती थी। जो बड़े बड़े देश है वो छोटे छोटे देश में अपने सैनिक को छुपा कर रखती थी, अड्डा बना के। इन ठिकानों से वे एक दूसरे को जासूसी और निगरानी कर सकती थी। मतलब वे लोग एक दूसरे के देश पे निगरानी कराते थे, छोटे छोटे ठिकाना बना के छोटे छोटे देशों में रखते थे। सोचो कितना फायदा था जो बड़ी बड़ी महाशक्ति वाली देश थी। आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से समर्थन मिलता था छोटे देशों ले, बड़े बड़े महाशक्तियों को छोटे देश में राजनीतिक समर्थन मिलता था, ठीक है, कहोगे ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन प्राप्त करना चाहते थे, महाशक्तियों के लिए आवश्यक था, कहोगे ठीक है। सब चीज आपको समझ में आ गया है। पीडीएफ पढ़ोगे ना जब आप ऐप में, मजा आ जाएगा। अब आप लिए हो बैच हमारा 799 और 999 में, 100 बैच, तो इतने अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो यार। डिस्क्रिप्शन में ऐप दे दिया था, आप लोगों ने जुड़ा है ना यूट्यूब के। एक विकल्प आप सभी के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ के मजे उठा रहे हो, फायदे उठा रहे हो, तो इस तरीके से भाई कौन पढ़ाएगा आप लोगों को, बताओ, ठीक है। तो मोहब्बत से, प्यार से, करार से, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो मेरे को भी मन लगेगा पढ़ाने में, मुझे भी अच्छा लगेगा ना। अच्छा, इस सब का निष्कर्ष क्या निकला थोड़ा जान लेते हैं। तो निष्कर्ष को जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था दो ध्रुवों में बट गई थी, कहोगे हाँ जी सर। अमेरिका और सोवियत संघ नेतृत्व में विश्व युद्ध के गुटों में विभाजित हो गया था। हालांकि दोनों के बीच परमाणु युद्ध संभावना नहीं थी, लेकिन अवरोध जरूर थे। परमाणु संतुलन की नीति के कारण प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था। मतलब परमाणु संतुलन नामक एक, है ना, संतुलन, मतलब दोनों विश्व युद्ध को रोकने के लिए भाई साहब ऐसा लाया गया था। मतलब इन दोनों के बीच में विश्व युद्ध ना हो, शीत युद्ध ना हो, तो उसको विश्व युद्ध भी कहा जाता है। मतलब ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कह सकते हो, लेकिन उसको दूसरा, तीसरा, चौथा नाम नहीं दिया गया, इसलिए शीत युद्ध ही कहा जाता है। इस प्रकार दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था शीत युद्ध काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब सब चीज के बाद एक क्यूबा का मिसाइल संकट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं 1962 में। ये शीत युद्ध के दौरान ही, क्योंकि समय आपको पता है ना, कहोगे हाजी सर 45 लेके 91, इसके बीच में जो भी हम पढ़ेंगे सब शीत युद्ध के अंतराल में पढ़ेंगे। तो क्यूबा का मिसाइल संकट आया एक क्या है समझना। क्यूबा का मिसाइल संकट युद्ध की सबसे खतरनाक और तनावपूर्ण घटना थी। इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु यानी कि पीक पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय दुनिया परमाणु युद्ध के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। यानी कि ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट है, लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब मिसाइल यानी परमाणु हथियार सब लड़ाई होगा। 1962 में लोग और ज्यादा तनावपूर्ण होने लगे, लोगों को लगने लगा कि भैया अब ये युद्ध चरम पे पहुंच गया है, ठीक है, अब तो हो ही के रहेगा, ऐसा लोगों को लगने लगा। क्यूबा का परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। क्यूबा अमेरिका के तट के पास स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यानी क्यूबा एक छोटा सा देश है,
अमेरिका के तट पर है, याद रख लेना। क्यूबा एक छोटा सा देश है, भौगोलिक रूप से यह अमेरिकी के बहुत निकट है, लेकिन राजनीतिक रूप से उसका झुकाव सोवियत संघ की ओर था। मतलब ये क्षेत्र में नजदीक था अमेरिका के, लेकिन इसका जो राजनीतिक तरीके से आप कह सकते हो रूप जो था, झुकाव जो था, वो सोवियत संघ की तरफ था। सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करता था, यानी कि क्यूबा को मदद मिलती थी सोवियत संघ से, सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से, संपत्ति के रूप से। ठीक है, संकट की पृष्ठभूमि थोड़ा जान लेते हैं। 1961 में अमेरिका मतलब समर्थित असफल वेब ऑफ पिंक्स आक्रमण के बाद क्यूबा और सोवियत संघ के संबंध और मजबूत हो गए, यानी क्यूबा और सोवियत संघ के बीच में ज्यादा नजदीकी आ गई, है ना। 1961 के बाद अमेरिकी, है ना, समर्थित असफल वेब ऑफ पिंक्स आक्रमण के बाद क्यूबा और सोवियत संघ के जो रिश्ते थे वो ज्यादा खास हो गए। बस इतना ही समझो, लिखना नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। जब पूछेगा तो ऊपर वाला लिख देना जो पढ़ाया था। अप्रैल 1961 के बाद सोवियत के नेताओं को यह डर होने लगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा पर हमला कर सकता है, यानी कि क्यूबा के लोगों को लगा कि अब अमेरिका ही हम लोगों पर हमला कर देगा 1961 के दौरान। ठीक है, तो इस चिंता के कारण 1962 में सोवियत नेता यानी कि जो निकिता क्रूश्चेव थे, उन्होंने क्यूबा में अमेरिकी के खिलाफ परमाणु मिसाइल को तैनात कर दिया था, याद रख लेना। मतलब जो क्यूबा एक छोटा सा द्वीप था मेरे भाई, यहाँ पर सोवियत संघ ने क्या किया, मिसाइल फिट करा दिया अमेरिका के खिलाफ। मतलब क्यूबा ने अमेरिका के खिलाफ में मिसाइल फिट कर दिया था, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, परमाणु मिसाइल, इस पे अमेरिका पे आक्रमण होने के चांस बहुत ज्यादा थे। अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या हुई उस समय, क्योंकि भैया सोवियत संघ ने भैया क्यूबा का साथ ले लिया। कहोगे ठीक है सर। लगभग 3 सप्ताह बाद अमेरिकी को इस बात की जानकारी मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उस समय थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन वे सीधे युद्ध छेड़ने से हिचकिचा रहे थे। मतलब वो जान गए कि क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है हम लोगों के नजदीक में, जो कि सोवियत संघ के साथ जुड़ा है, और सोवियत संघ के साथ मिलकर हम लोगों पे मिसाइल फिट करके बैठा है, तो इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। लेकिन ये डायरेक्ट हिचकिचा रहे थे युद्ध छेड़ने से। अमेरिका ने अपने 9 सैनिक बड़े को क्यूबा के आसपास तैनात कर दिया, है ना, जो उनका 9 सैनिक थे। ठीक है, क्यूबा की ओर जा रहे सोवियत जहाजों को रोकने के लिए 9 सैनिक नाकाबंदी की गई थी, है ना, यानी क्यूबा की ओर से जो जा रहे थे सोवियत जहाज, ठीक है, याद रख लेना। मतलब जो क्यूबा की ओर जा रहे थे, समझो, जिसे क्यूबा है, ठीक है, ये अमेरिका के खिलाफ चला गया। सोवियत संघ क्यूबा में अपना मिसाइल फिट करना चाहता था, तो क्यूबा की ओर सोवियत संघ अपना जहाज भेज रहा था। ठीक है, तो अमेरिकी ने क्या किया भैया, उसने नाकाबंदी कर दी, मतलब उसके जहाजों को जाने नहीं दिया क्यूबा में। जाना तो डायरेक्ट मतलब अटैक नहीं करा, युद्ध नहीं छेड़ा, लेकिन नाकाबंदी करके उसके जहाजों को जाने नहीं दिया, जिससे ये युद्ध भी टल गया। ठीक है, युद्ध की आशंका क्या थी, होगा नहीं होगा। इस समय दोनों महाशक्तियों के बीच स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई थी। परमाणु युद्ध की पूरी संभावना बन गई थी कि होगा ही होगा, परमाणु युद्ध होगा ही होगा। पूरी दुनिया को लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, लेकिन अंततः समझदारी से काम लिया गया और युद्ध टल गया। यहाँ पर अमेरिका ने समझदारी दिखाई थी, है ना, और ये युद्ध नहीं हो पाया क्यूबा का। संकट का समाधान कैसे हुआ, बातचीत के बाद समझौता हो गया। सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली और अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का आश्वासन दिया। गुप्त रूप से अमेरिका ने तुर्की से अपनी मिसाइल हटाने पर सहमति जताई और इस प्रकार दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध से बचाव मिला। निष्कर्ष क्या निकला इन सब का ध्यान देना। क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे खतरनाक क्षण था। 1961 वाला वही क्यूबा का मिसाइल संकट बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे खतरनाक क्षण था, यानी पल था, समय था। यह घटना दिखाती है कि परमाणु हथियारों के कारण विश्व कितने बड़े विनाश के कागार पर पहुंच सकता था। इसी कारण इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। यानी क्यूबा का मिसाइल संकट जो था वो शीत युद्ध का एक चरम बिंदु था। उसके बाद सैनिक गठबंधन, शीत युद्ध का जो समय चल रहा था, शीत युद्ध का, उस समय सैनिक गठबंधन हुआ था। अब ये सैनिक गठबंधन क्या है, क्यूबा का मिसाइल संकट तुम्हें समझ में आ गया अच्छे तरीके से, कहोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से समझ में आ गया है। शीत युद्ध के दौरान विश्व को 2 गुटों में बांट दिया गया था। दोनों महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सैन्य गठबंधन बनाने लगे। मतलब अलग अलग देशों से शक्ति जोड़ने लगे, सेना को जोड़ने लगे और अपने सैनिक को बढ़ाने लगे। इनका उद्देश्य क्या था, थोड़ा अच्छे से जानेंगे डिटेल में।
सामूहिक सुरक्षा, है ना, विरोधी गुट को रोकना और सैन्य एवं राजनीतिक सहयोग बढ़ाना, ये 3 कारण थे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ गठबंधन आए, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे आया नाटो, आया सीटो, आया, ये लोगों का क्या मतलब है समझो ध्यान से, मैं आपको अच्छे से ना एक्सप्लेन करूंगा। देखो, सेंटो आया, नाटो आया, इस तरीके से बहुत सारे क्या है संगठन आए। इनका काम था सुरक्षा के लिए बनाए गए थे ये, मतलब छोटे छोटे जो देश थे, जो विकासशील देश थे, मतलब जो विकासशील देश हैं जिनको अभी आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है अपने देश के लिए, तो वो लोग आगे बढ़ रहे थे। जो देश थी आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही थी और सैन्य रूप से भी मजबूत हो रही थी, छोटे छोटे देश, तो उसके दौरान ही ये संगठन बनाया गया सीटो नाटो, ताकि मदद मिल सके छोटे छोटे देशों को, है ना। तो ध्यान से समझना, ये सब क्या है, शीत युद्ध के दौरान ही ये तैयार किया गया था। सबसे पहले नाटो, इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन में ये, है ना, मतलब इसका हिंदी अर्थ हो गया। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन यानी अमेरिका में इसका किया गया था। संस्थापक कौन थे इसके, ध्यान से देख लो, ये डेट याद रखना, पीडीएफ में आपको ऐप में दे ही रहा हूँ। ठीक है, स्थापना के समय कुल 12 देश इसमें शामिल थे जब, ठीक है, ये नाटो आया था। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को सैन्य रूप से मजबूत करना, साम्यवाद के प्रसार को रोकना और सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, इसके 3 गो लक्ष्य थे। ठीक है, याद रख लेना, कहोगे ठीक है। इसका मुख्य सिद्धांत क्या था बाबू, जरा ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करना। नाटो ने घोषणा किया कि यदि उत्तरी अमेरिका या यूरोप के किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देश पर हमला माना जाएगा, सामूहिक रक्षा का सिद्धांत। याद रख लेना, मतलब ऐसा कहा गया, जैसे मान लो नाटो आया ना, तो नाटो ने क्या कहा कि अगर कोई एक देश पे, अगर एक कोई देश पे आक्रमण हुआ तो ऐसा समझा जाएगा कि सभी देश पे आक्रमण कर दिया गया है। ठीक है, तो नाटो ने घोषणा यही किया था कि अमेरिका या यूरोप के किसी एक सदस्य पर भी हमला हुआ, क्योंकि ये जो नाटो था ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक संगठन था। क्यों बनाया गया था, ताकि सबको मदद मिल सके। जैसे कोई एक देश पे आक्रमण हो गया तो भैया अमेरिका ने सीधा ऐलान कर दिया कि हम समझे कि हमारे पास जितने देश जुड़े हुए हैं ना, सब देश पे आक्रमण हो गया है, फिर इसका जवाब देना पड़ेगा, फिर सभी देश मिलकर हम उड़ा देंगे। तो वैसा मतलब एक, है ना, तरीके से नाटो को तैयार किया गया रक्षा के तौर पे, सबको रक्षा के तौर पे तैयार किया गया था। वर्तमान स्थिति, आज नाटो में 32 सदस्य देश शामिल है, पहले 12 गो थे, अब 32 गो देश हो गए हैं नाटो में। उसके बाद सीटो आया। ठीक है, सीटो क्या है, इसका पूरा नाम साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में दक्षिण पूर्व एशियाई संघ, मतलब संधि संगठन कर सकते हो। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी, 1954 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो उसके प्रसार को रोकना था। चीन और सोवियत के प्रभाव को सीमित करना था और सामूहिक रक्षा की व्यवस्था करना था। कहोगे ठीक है सर, समझ में आ गया। इसमें कौन कौन देश शामिल थे, फिलीपींस था, थाईलैंड था, पाकिस्तान था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब देश इसके अंदर में शामिल थे और अमेरिका भी था। यानी अमेरिका ने नाटो लाया, सीटो लाया। ठीक है, देख लो कितना मतलब संगठन बनाया था उसने। यह संगठन दक्षिण पूर्व एशिया की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, परंतु यह अधिक समय तक प्रभावी नहीं रह सका। मतलब ये जो है सीटो, ये ज्यादा समय तक मतलब प्रभावी नहीं रहा लोगों के बीच में, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा क्षण के लिए सही, लेकिन मदद किया था। उसके बाद आया था सेंटो। ये सेंटो क्या है, सेंटो का पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। इसका जो प्रारंभिक नाम था शुरू, ठीक है, ध्यान से देखना, है ना, बगदाद पैड, यहाँ पर पूरा नाम बगदाद पैड था। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कहोगे ठीक है सर। इसके सदस्य तुर्की थे, ईरान थे, पाकिस्तान थे, इंग्लैंड थे और अमेरिका था। मतलब इसके जो देश थे शामिल। ये पीडीएफ एक बार आप पढ़ोगे ना सब मजा आ जाएगा, क्योंकि अभी आप सब चीज समझ गए हो। ये पीडीएफ भी अगर आप लेते हो, जैसे आपके दोस्त कोई लेता है बता देना, तो आपको 499 में हम लोग देते हैं, लेकिन बैच ही ले लो। ठीक है, पूरा हर चीज मिलेगा, टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज। बाद में इराक इससे अलग हो गया, मतलब इराक इसमें था लेकिन अलग हो गया। ठीक है, सोवियत संघ की शक्ति को दक्षिण दिशा में बढ़ने से रोकना और मध्य पूर्व क्षेत्र में पश्चिम प्रभाव को बनाए रखना इसका उद्देश्य था। फिर उसके बाद वर्षा संधि आया। ये वर्षा पैक्ट क्या है, यानी वर्षा संधि, इसकी स्थापना 14 मई 1955 को हुई थी पोलैंड में। ठीक है, यह पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों का एक सैन्य संगठन था। नाटो का मुकाबला करना इसका काम था और पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव को मजबूत करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, सोवियत संघ ने 1955 में नाटो
के जवाब में इस संधि का गठन किया था। यानी इसको बनाया था सोवियत संघ ने 1955। ठीक है, जो नाटो बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, उसके जवाब के रूप में इसको तैयार किया गया था। यानी वार्सा संधि क्या है? सोवियत संघ के बनाया गया एक संधि है। इसका जो काम था वो नाटो का जवाब देना था, जैसे नाटो बनाया गया था ना अमेरिका के द्वारा। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ोगे तो ही आपको मजा आएगा। विशेष तथ्य थोड़ा जान लेते हैं। सीटो और सेंटो के जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने, है ना, वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक जैसे देशों से अपने संबंध मजबूत किए थे। जैसे अमेरिका ने सीटो लागू किया, सेंटो मतलब जैसे संगठन बना लिया, कहोगे हाँ सर अपने देश को बचाने के लिए। तो सोवियत संघ ने क्या किया? वियतनाम से, उत्तरी कोरिया से और इराक से, इन सब देशों से अपना रिश्ता ही मजबूत कर लिया। इस सैन्य, है ना, गठबंधनों ने विश्व को स्पष्ट रूप से दो गुटों में बांट दिया था। कहोगे ठीक है। अब एक फुल फॉर्म तीनों का याद कर लेना, नाटो का, सीटो का और सेंटो का। कहोगे ठीक है। नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कहोगे ठीक है। शीटो का साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो का सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कहोगे ठीक है। अच्छे से हमें तीनों याद हो गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी तक हम लोग 50 मिनट ही पढ़े हैं, लग रहा है 5 मिनट होते हैं क्योंकि बहुत मजा आ रहा है ना। निष्कर्ष देख लेते हैं थोड़ा सा, या आप पढ़ लोगे? देख लो, शीत युद्ध के दौरान बने इस सैन्य गठबंधन ने विश्व राजनीति को दो ध्रुवों में बांट दिया। एक और अमेरिकी और दूसरी सहयोगी देश, दूसरी ओर सोवियत संघ था। इन गठबंधनों के कारण विश्व में तनाव बढ़ा, लेकिन सामूहिक सुरक्षा और अवरोध के कारण प्रत्यक्ष विश्व युद्ध नहीं हुआ या शीत युद्ध नहीं हुआ। कहोगे ठीक है। उसके बाद जब शीत युद्ध चल रहा था 45 से 91 के दौरान, तो भैया दोनों महाशक्तियों के साथ छोटे छोटे देश जुड़ने लगे, पश्चिमी, पूर्वी। कहोगे हाजी सर हमें इतना तो याद है, लेकिन हमारा भारत और भारत के साथ कुछ और देश जुड़े जिन्होंने एक आंदोलन का शुरुआत किया। इसको बोला था गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, ध्यान से समझना। गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के समय उन देशों का आंदोलन था जो ना तो अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट थे, मतलब जो ना अमेरिका के साथ थे, ना अमेरिका का साथ देने वाले थे, है ना शामिल होना चाहते थे, और ना ही सोवियत संघ के गुट में शामिल होना चाहते थे। मतलब ऐसा देश जो कि अमेरिका का भी साथ नहीं देना चाहते थे, सोवियत संघ का भी साथ नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन ही बना लिया अलग। ठीक है। इनका उद्देश्य विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना है और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना था। गुट निरपेक्ष का क्या मतलब था? जो छोटे छोटे देश हैं जो विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको रक्षा प्रदान करना था। ठीक है, उनके हितों में काम करना था गुट निरपेक्ष का। ये हमारे देश के, है ना, लोगों ने ही तैयार किया था। स्थापना देख लेते हैं कि किसने स्थापना इसका किया, गुट निरपेक्ष का, और थोड़ा सा इसके प्रारंभ को भी देखेंगे, शुरुआती दौर को भी देखेंगे। तो कह रहा है कि इसकी मूल अवधारणा 1955 में, ठीक है, वाडुंग सम्मेलन यानी इंडोनेशिया में सामने आई थी। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन 1955 में आया था सामने, वाडुंग सम्मेलन के दौरान, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। इस सम्मेलन में भारत के जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के जोसेफ और ब्रोज टीटो, और मिस्र के, मतलब ब्रोज के कह सकते हो, जोसेफ ब्रोज टीटो पूरा नाम था, जो युगोस्लाविया से थे। देखो ध्यान से, भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, युगोस्लाविया के जेवोस ब्रोज टीटो थे, और मिस्र के जमाल अब्दुल, है ना, नासिर थे। इन सब नेताओं ने, ठीक है, भूमिका निभाई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन में, याद रख लेना। और आधिकारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में, है ना, बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी। 55 में तो एक तरीके से नींव रख रहे थे लोग, शामिल हो रहे थे, लेकिन एक्चुअल में गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। अच्छे से याद रख लेना, कब हुई थी? 1961 में हुई थी। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यानी युगोस्लाविया में हुआ था। पहले सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। 18वां सम्मेलन 2019 में अजरबैजान में हुआ, जिसमें 120 सदस्य देश शामिल थे। सोचो, पहले बहुत कम लोग शामिल थे, 25 केवल, कहोगे ठीक है, लेकिन अब 120 वो शामिल है। अभी अभी की बात करोगे तो सोचो गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सारे देश शामिल है। मतलब ऐसा देश चाहते हैं कि कोई लड़े ना। ठीक है, अच्छा। अगला, संस्थापक सदस्य देश, मतलब इसकी स्थापना किसने करा, कौन कौन देश के कौन लोग थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक देश थे, जैसे भारत था, ठीक है, युगोस्लाविया भी था, और मिस्र था, इंडोनेशिया था, और घाना था। ये 5 को देश के लोग मिलकर, 5 को देश मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन बना दिए लोग। ठीक है,
गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता थोड़ा सा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जोसेफ ब्रो टिटो कहाँ के थे? यूगोस्लाविया के थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के थे। जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के थे। और सुकर्णो इंडोनेशिया के थे। और क्वामे नक्रुमा ये घाना के थे। मतलब ये सब लोग मेन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करी थी। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और जोसेफ ब्रो टिटो, जमाल अब्दुल नासिर, सुक्रोड़ो और एक क्वामे नक्रुमा। कहोगे ठीक है सर, अच्छे से याद रख लेना कौन देश के कौन लोग थे, पूछ देता है। आगे का हो रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य, यानी ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या था? तो महाशक्तियों के सैन्य गुटों को दूर करना, माने महाशक्ति के जो सैन्य गुट हैं, ठीक है, मतलब जो सैनिक का जो गुट बनाया गया है उसको दूर कर देना। अरे महाशक्ति मतलब सोवियत संघ, अमेरिका, कहोगे ठीक है। शीत युद्ध की राजनीति से अलग रहना, मतलब शीत युद्ध की राजनीति में जो लोग शामिल है उससे अलग रहना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो लोग शामिल हो गए वो शीत युद्ध से अलग रहेंगे, ठीक है। सभी देशों के साथ मित्रता, सहयोग और पारस्परिक लाभ की नीति अपनाना। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र को समर्थन देना, समाजवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद नीति की निंदा करना, मतलब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद चलता था काले गोरे में, तो उसकी नीति का अवहेलना कर देना, और परमाणु हथियारों पर रोक और है ना, शस्त्रीकरण लगाना, मतलब शस्त्र का उपयोग नहीं करना है, ठीक है, और शस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, मतलब इसका उपयोग नहीं करना है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, और शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता करना, ये सब चीजें। अब आगे खत्म हो जाएगा। एनआईईओ क्या है? देखो मैं एनआईईओ को आपको अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूँ। एक प्रस्ताव था। एनआईओ क्या है? यह एक प्रस्ताव है जिस विकासशील देशों ने रखा था ताकि विश्व की आर्थिक व्यवस्था को न्याय संगत बनाया जा सके। मतलब एनआईओ एक ऐसा प्रस्ताव था जो देश आगे बढ़ रहे थे, जो देश विकास कर रहे थे, उन्होंने रखा कि हमारा मतलब जो समर्थन हो लोग करे आर्थिक रूप से, है ना, और आर्थिक रूप से व्यवस्था को न्याय संगत बनाना था। तो एक प्रस्ताव था एनआईओ, थोड़ा अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लो। आओ एनआईओ को थोड़ा समझते हैं। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसका मतलब होता है एनआईओ का मतलब, ठीक है, एक ऐसी अवधारणा थी जिसे 1970 के दशक में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों ने मिलकर प्रस्तुत किया था। मतलब एक प्रस्ताव था एनआईओ जो कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, है ना, ये सब देश मिलकर इसको, है ना, सामने लाए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित और सामान्य बनाना। मतलब विश्व की आर्थिक व्यवस्था जो थी, पैसे से संबंधित जो व्यवस्था थी उसको न्यायपूर्ण रखा जाए, संतुलित करके रखा जाए। जो बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा लोग अमीर हो जाते हैं, इस सब में थोड़ा सा समानता बना के रखना था इसका जो काम था। तो बहुत छोटा सा चीज था एनआईओ। अब एनआईईओ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ठीक है, तो देखो सबसे पहले गुट निरपेक्ष देशों की स्थिति, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल थे उनकी स्थिति को लेकर। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश आर्थिक रूप से कमजोर थे, मतलब जिनके पास पैसा नहीं था वो देश गुट निरपेक्ष में थे, और विकासशील थे, मतलब आगे बढ़ सकते थे लेकिन पैसे के कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो वे शीत युद्ध के 2 गुटों से अलग रहकर अपने विकास पर ध्यान देना चाहते थे, इसलिए एनआईईओ, ठीक है, एक संगठन मतलब गठबंधन लाया गया, आप कह सकते हो, और लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। दूसरा था औपनिवेशिक घोषणा का प्रभाव, शोषण का प्रभाव। इसमें क्या आता है? इसमें कई देश के लंबे समय तक उपनिवेश रहे, जैसे भारत, ब्रिटेन का शासन औपनिवेशिक शासन के कारण, औपनिवेशिक शासन के कारण प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हुआ, प्रकृति को काटना पड़ा, मतलब खान पान चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पैसे की तंगी को खत्म करने के लिए। उद्योग का विकास नहीं हो पाया, पैसा नहीं है तो उद्योग कहाँ से आएगा, फैक्ट्री कहाँ से लगेगा, गरीब और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। और तीसरा कारण क्या था? आर्थिक विकास की चुनौती। लोगों के पास आर्थिक विकास से संबंधित चुनौती थी, जैसे जो विकास पैसे से संबंधित हो सकता था, तो लोगों के पास एक तरह से चैलेंज था, पैसा है नहीं, विकास कैसे करना है। तो इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी हटाना, औद्योगिक विकास करना, मतलब फैक्ट्री वगैरह लगाना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना, ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस थे, ठीक है, जब एनआईओ लागू हुआ था तब। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था ऐसी थी कि अमीर देशों को अधिक लाभ मिलता था और गरीब देश पीछे रह जाते थे, मतलब असमानता था, ठीक है, इसलिए एनआईओ लागू किया गया कि लोगों को समान अधिकार मिले, ठीक है, बिजनेस कर सके, तुम लोगों को अच्छा प्रॉफिट वगैरह ऐसा मिल सके। एनआईओ क्या चाहता था? एनआईओ का उद्देश्य था विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम आदि
का एक तरफा प्रभुत्व समाप्त हो, मतलब अमेरिका हो, सोवियत संघ हो, या अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं, एक समाप्त हो जाए। विकासशील देशों को विश्व व्यापार और संसाधनों में बराबरी का अवसर मिले। जो विकासशील देश हैं बाबू, जो मान लो देश आगे बढ़ सकते हैं, उनको बिजनेस करने का, व्यापार करने का और संसाधन को बराबरी तरीके से अवसर मिले। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिजनेस करने का अवसर मिले, हम लोग भी अपना थोड़ा सा ना टैलेंट वैलेंट कर सकते हो, मतलब जो भी हमारे पास आर्थिक रूप से हम भी मजबूत हो सकते हैं, हम लोग के पास जो एबिलिटी है उसके अनुसार काम करने दिया जाए। सिंपल सा बात है। विश्व की आय और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो, ठीक है। और उत्तर यानी अमीर देश और दक्षिण यानी गरीब देश के बीच आर्थिक असमानता कम हो। गरीबी अमीरी को लेकर जो असमानता है ना, इसको कम किया जाए, सिमिलैरिटी लाया जाए, बराबरी लाया जाए। विकासशील देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार मिले, यानी जो विकासशील देश है, जो छोटे छोटे देश है जो विकास कर रहे हैं, उनको प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार मिले कि वो प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल कर सके। जैसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे मान लो जो भी खनिज निकल रहा है ना, तो मान लो ये महाशक्ति देश अपने अंदर में ले लेती थी, उस पर उनका प्रभुत्व होता था। तो ये एनआईओ इसलिए लागू किया गया था कि जैसे मान लो हम लोग छोटे देश हो गए, तो हम लोग के पास जो भी चीज़ है प्राकृतिक तरीके से, जो चीज़ निकल रहा है, तेल निकल रहा है, मान लो केरोसिन निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, लोहा निकल रहा है, बहुत सारे खनिज निकल रहा है, ठीक है, मोती निकल रहा है, हीरा मानो निकल रहा है, मतलब जो भी चीज़ निकल रहा है, समझाने के बता रहा हूँ, उस पर हमारा नियंत्रण हो, हमारे देश का नियंत्रण हो। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में गरीब देशों की भागीदारी बढ़े, है ना। एनआईओ की मुख्य मांग क्या थी? कच्चे माल की उचित और स्थिर कीमत मिले। जैसे कच्चे माल को बहुत कम पैसे में ले लिया जाता है ना, महाशक्ति जो देश है वो खरीदती है, तो थोड़ा उचित पैसा मिल जाए। विकासशील देशों को तकनीकी सहायता मिले, मतलब जो विकासशील देश है, जो आगे बढ़ सकता है, उसको टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समान अवसर मिले, मतलब हम लोग भी दूसरे दूसरे देश में जाके बिजनेस कर सके, अवसर मिले हमें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नियंत्रण हो, ठीक है, और आर्थिक सहायता और, है ना, मतलब जो रेड में है वो समान शर्तें रखी जाए, मतलब जो कर्ज उर्ज लोग लेते हैं, है ना, या पैसे संबंधी जो सहायता मिलती है, तो उस पर ज़्यादा कर न लगाया जाए, मतलब ज़्यादा टैक्स न लिया जाए, ज़्यादा इंटरेस्ट न लिया जाए, समानता का अधिकार रखा जाए। एनआईओ एक ऐसा सपना था जिसमें सभी देशों को बराबरी का अधिकार मिले। एनआईओ ये चाहता था अमीर देश गरीब देशों को शोषण न करे, एनआईओ ये चाहता था। और विश्व की संपत्ति का वितरण न्यायपूर्ण हो, यानी विश्व में जो भी संपत्ति है ना, उसका न्यायपूर्ण मतलब बंटवारा हो। हालांकि यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया एनआईओ, लेकिन इससे विश्व की अर्थव्यवस्था में समानता और न्याय की मांग को मजबूत किया और विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। ठीक है, कहोगे ठीक है, तो समझ में आपको आ गया। एनआईओ पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे देशों को उनका हक दिलाने में, ठीक है, क्या रहा, कायम रहा। 1972 की रिपोर्ट के अनुसार टुवर्ड एज न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट यानी यूएनसीटीएडी के अकॉर्डिंग, प्रकाशक जिसे यूनाइटेड 1972 में आया था, इस रिपोर्ट में विकासशील देशों के लिए वैश्विक व्यापार व्यवस्था के सुधारने का आवश्यक पर जोर दिया गया था। कहोगे ठीक है सर। अब कुछ मुख्य बिंदु को हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से। देखो कुछ मुख्य बिंदु हैं, ठीक है, ये आपको जानना होगा। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, जिसे देश चाहता है ना कि प्राकृतिक संसाधन पे हमारा नियंत्रण हो, जिससे हमारे देश में जो भी प्राकृतिक नेचुरल चीज जो निकल रहा है, कहोगे ठीक है, तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए। और हाँ सर, अल्प विकसित देशों को, यानी जो कम विकसित देश होते थे, अल्प मतलब बहुत कम होता है, छोटा, कम का, ठीक है, तो जो अल्प विकसित देश थे उनके प्राकृतिक संसाधनों से तेल, खनिज, कृषि उत्पाद पर नियंत्रण मिलेगा। मतलब महाशक्ति अपना भैया वर्चस्व ना बताए, अपना मतलब ऐसा ना कहे कि ये तो हमारा है, ऐसा रहेगा, मतलब उन देशों का उन पर अधिकार हो, पहला। दूसरा, बाजार तक पहुंच हो, छोटे छोटे देश को, गरीब देशों को पश्चिम देशों के बड़े बाजारों तक पहुंचने का अवसर प्रदान मिले, यानी कि लोग गरीब देश हैं पश्चिम के, उनको भैया जाने का अधिकार मिले, है ना, कहो ठीक है। सस्ती तकनीकी सामग्री, जैसे कि तकनीक सामान जैसे मशीनों और उपकरण कम कीमत में उपलब्ध होंगे, जिससे ये देश अपने औद्योगिक विकास को तेज कर सकते हैं। तो एनआईओ आया तो बहुत फायदा हुआ, ठीक है, मतलब जो देश मशीन बना दिया, अब दूसरे देश को जरूरत है क्योंकि वो देश बना नहीं सकता, तो भैया जो महाशक्ति देश थे वो बहुत महंगे बेचते थे, तो एनआईओ आया तो बहुत राहत दिलाया, समानता का अधिकार दिलाया, कम पैसे में मशीनें मिलने लगी, कुछ पैसे कमा कर देश देने लगे। तो पहले बहुत टूटते थे, 1 लाख का सामान बनाया 4 लाख का बेचते थे, तो वैसा था, लेकिन फिर 1 लाख का बना तो 1,25,000 में मिलने लगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इस तरीके से एनआईओ आया ना, बहुत सहायता मिला। भारत और शीत युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लो कि भारत का संबंध कैसा रहा भाई शीत युद्ध से, है ना, जानना तो बनता है।
करेक्ट। शीत युद्ध के दौरान भारत ने 2 स्तरों पर भूमिका निभाई थी, महाशक्ति से दूरी और गुट निरपेक्ष 9 स्वतंत्र देशों में मदद। कहोगे ठीक है। महाशक्ति से दूरी, भारत ने किसी भी महाशक्ति के गुट से सीधे न जुड़कर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति अपना ली। मतलब इसने विदेशी नीति को अपना लिया, ये कोई देश का साथ नहीं दिया, सोवियत संघ का नहीं दिया, ना अमेरिका का साथ दिया भारत। ठीक है, कहोगे ठीक है। दूसरा पॉइंट, गुट निरपेक्ष 9 स्वतंत्र देश की मदद। जिसे भारत ने 9 स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के गुट में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। 9 स्वतंत्र देश मतलब जो नए नए देश आजाद हुए थे ना, भारत ने उन सब देशों को रोका, कहा कि तुम लोग ना सोवियत संघ से मिलो ना अमेरिका से, ठीक है, तुम लोग उन लोगों से मत मिलो, उन लोगों को रोकने का प्रयास किया। भारत की नीति की विशेषता क्या है, यानी कि भारत में जो नीति है, जो नियम है, उसकी क्या विशेषता है। तो भारत की नीति ना तो निष्क्रिय थी, यानी कि ना तो मतलब पूरा डैमेज थी, बिना काम के थी, पूरी तरीके से नहीं थी, और ना ही नकारात्मक थी, मतलब ना ही खराब थी। भारत ने दोनों महाशक्तियों के बीच मतभेदों को कम करने की कोशिश की। मतलब 2 महाशक्ति के बीच मतभेद था, लड़ाई की शंका थी, उसे कम करने का प्रयास किया भारत ने। आलोचना, कई बार कहा गया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मामले में कोई स्पष्ट पक्ष नहीं अपनाता है। मतलब भारत अपने आप को बचाता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई पक्ष नहीं रखता, कोई बात नहीं रखता है, ऐसा कहा गया। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई भारत और शीत युद्ध के दौरान। तो अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया। मतलब भारत ने सोवियत संघ के साथ मिलकर, ठीक है, आपसी मित्रता का एक, है ना, कह सकते हो, मतलब सोवियत संघ के साथ ये, है ना, साइन कर दिए कि हम लोग मित्र हैं। गुट निरपेक्षता का मतलब यह था कि छोटे और गरीब देशों को किसी महाशक्ति के अधीन बनने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब अधीन नहीं बना, एक दोस्ती वाला कह सकते हो अपनाया बस। ठीक है, अगला है कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यानी कि जिसको कहा गया LTPT। पूर्ण नाम इसका था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। स्थापना इसका हुआ था मॉस्को में। हस्ताक्षर करता देश अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ थे। हस्ताक्षर तिथि 5 अगस्त 1963 को हुई थी और प्रभावी तिथि 7 अक्टूबर 1963 को। मतलब अगस्त में लोग जुड़े, है ना, हस्ताक्षर किए लोगों ने, सीमित परमाणु परीक्षण संधि के साथ जुड़े, और प्रभावी तिथि मतलब लागू हुआ था 7 अक्टूबर 1963 को। इसका उद्देश्य क्या था, ध्यान से देखना। इसका उद्देश्य था कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध, और परमाणु परीक्षण से होने वाले पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान को रोकना। यानी परमाणु परीक्षण से जो होगा पर्यावरण खराब हमारा, और मानव के स्वास्थ्य पर जो भी दिक्कतें होंगी उसका नुकसान, है ना, होगा, तो उसको रोकना था। तो मतलब जिसे मान लो ऊपर हमने कहा ना कि परमाणु संधि हुई, यानी परमाणु टेस्ट वेस्ट होगा ऐसा वैसा, तो लोगों ने कहा सब टेस्ट करोगे तो उससे निकलने वाला धुआं हुआ से लोग खराब होंगे, उनके स्वास्थ्य को देखना। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि क्या थी, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देना। पहला, परमाणु अपसार संधि क्या है कि परमाणु शक्ति संपन्न देश, यानी जो देश के पास परमाणु हथियार है वो एटमी हथियार रखने की अनुमति दे देना। मतलब आपके पास परमाणु हथियार है तो आप एटमी हथियार रख सकते हो। ठीक है, ये नीति ये कहता है। फिर बाकी देशों के परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। मतलब परमाणु अप्रसार संधि आया, इसने कहा जो महाशक्ति देश है ना, जिनके पास परमाणु हथियार है, तो वे, है ना, एटमी हथियार भी रख सकते हैं, लेकिन जिन देश के पास साफा नहीं है वो बाद में भी नहीं रख सकते हैं। सोचो, वो बाद में भी नहीं रख सकते हैं, ऐसा नीति आ गया। परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन कौन, अमेरिका के पास परमाणु हथियार है, सोवियत संघ के साथ है, फिर बाद में रूस के पास भी हो गया, ब्रिटेन के पास हो गया, फ्रांस के पास हो गया। ठीक है, तो ये सब देश परमाणु अपसार संधि के अंदर आते हैं, चीन भी। लेकिन ये जब आते हैं तो इन्होंने कहा कि भाई हम लोग के पास परमाणु हथियार है तो हम लोग एटमी हथियार भी रख सकते हैं, बाकी हम 5 देशों के अलावा, 6 देशों के अलावा, रूस भी है ना, 6 देशों के अलावा और कोई देश कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता, ना एटमी रख सकता है। ऐसा बाबू नियम आ गया, मतलब लागू किया गया परमाणु अपसार संधि जब आई थी तब। लेकिन ये 5 देश 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना चुके थे। समय सीमा इनका जो था मतलब 1 जुलाई 1968 वाशिंगटन, लंदन, मॉस्को में। प्रभावी तिथि 5 मई 1970 को थी। सुधार विस्तार 1995 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब ये 1970 तक 68 तक ही था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया कि भैया ये देश इतना तक हथियार रख सकते हैं। फिर बाद में इसे निष्कासित कर दिया गया कि ऐसा नहीं कि सब कि यह देश खाली परमाणु हथियार रखेंगे, तो बाकी और भी रख सकते हैं। निष्कर्ष,
UNCTAD 1972 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार में विकासशील देशों के आधार पर अधिकार और समानता का मांग उठाई। मतलब ये जब आया UNCTAD, इसने एक आवाज उठाया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 देश अधिकार मतलब हथियार रखेगा और भी देश रखेगा। ठीक है, भारत ने शीत युद्ध में गुटनिरपेक्ष नीति अपनाकर महाशक्तियों से दूरी बनाए रखी और 9 स्वतंत्र देशों के मध्यस्थता प्रदान की। LBBT और MPT जैसी संधियां परमाणु हथियार को प्रसार को रोकने और वैश्विक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण रही। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपने देख ली। अब यहाँ पर है कि शीत युद्ध का घटनाक्रम, यानी कि शीत युद्ध के समय कौन कौन घटना हुआ था। शीत युद्ध लगभग 1947 से 91 तक चला, मतलब 1945 के बाद स्थिति आ गई थी, लेकिन अगर एक्चुअल कहता है तो 1947 से, ठीक है, शुरुआती समय दिया गया 1991 तक। ऐसे 1945 से 1991 याद कर लेना। ठीक है, पूर्ण रूप से पूछेगा तो 47 से 91 आपको बताना होता है, वरना 45 से 91 बताना होता है। और यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तनाव की स्थिति थी। यहाँ इसका प्रमुख घटनाक्रम है ना क्रमवार दिया गया। देखो, अब इसमें यह बताया गया कि 1940 में क्या क्या हुआ था शीत युद्ध के दौरान। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, या PDF में आप पढ़ लोगे, बहुत ईजी तरीके से मैंने लिख दिया है, ये कोई उतना जरूरी है नहीं, लेकिन आप जान लो, कंपटीशन में काम करेगा आगे जाके। 1950 में क्या क्या हुआ, ठीक है, ये भी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद 1960 में क्या हुआ, ठीक है बाबू, ठीक है, 1960 का ही है। फिर 1970 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, ठीक है फिर 89 से 91 में क्या क्या हुआ, ये सब तिथि थी। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, वे लोग इस चैनल को बाबू सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे सौर बैच में जरूर जुड़ेंगे। हमारे सौर बैच में जरूर जुड़ेंगे, जो कि 999 है, या ऑफर में 799 भी होगा। आप जाके चेकआउट कर लो हमारे सौर बैच को। ऐप का नाम है एक विकल्प। कहोगे ठीक है सर, आप जरूर जुड़ना बाबू। ऐसा आपको लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा PDF आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ, अच्छे तरीके से आप इस नंबर पे मैसेज करके, ठीक है, और आप जो भी आपको लेना हो, ठीक है, कोर्स लेना हो, PDF लेना हो, ऑब्जेक्टिव लेना हो, सब्जेक्टिव लेना हो, कोई एक सिंगल सब्जेक्ट लेना हो, आप आराम से ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। आज मैंने जितना पढ़ाया, सो डिटेल में आप पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़ जाइए एंड मचा डालिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं।